हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा का जो टेडिया द्वारा वॉल्यूम 2 जो प्रकाशित हुआ उसका सेट नंबर 1 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 1 आप लोग को बेहद ही पसंद आएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि देखिए यहाँ पर दो वैकेंसी भी है, बिहार एसएससी भी है, आप दरोगा भी आया हो। ठीक है, तो जो दोनों को तैयारी करें तो दोनों को तो फायदा होगा। और जो सिर्फ अगर बिहार एसएससी की तैयारी करें या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में सिलेबस में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, बस सेम समझकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बिहार एसएससी की भी तैयारी करें वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जो दरोगा की तो तैयारी उन तो देखेंगे ही। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। टोटल हम 100 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए। 100 में कितने स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो को स्किप, हाँ स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन के साथ समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल, देखिए महामल की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन वन ने किसका महामल का उपाधि धारण किया था। ठीक है, अब ये जो ध्यान रखिए कि महामल जो है, महामल जो उपाधि धारण किए थे नरसिंह वर्मन किस वंश से थे? तो यार ये पल्लव वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, और पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो सी विष्णु, याद रखिएगा। अगर पल्लव वंश की राजधानी पूछेगा तो आप बताइए कांचीपुरम। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो, यानी गुप्त काल में हुआ था। याद रखिएगा, गुप्त काल में हुआ था। और गुप्त काल को क्या कहा जाता है? अभी आप लोग को पता होगा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और गुप्त काल की जब बात है तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो श्री गुप्त ने, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और गुप्त काल में एक था महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण किया था। तो ये सब फैक्ट जो है कुछ आप लोग को याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है, यूनानी शासक मिनाडर यूनानी शासक मिनाडर को पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, जो शुंग वंश से संबंध रखता है। और शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो भी याद रखिए विदिशा, याद रखिए विदिशा हो जाएगा। ठीक है, और शुंग वंश का पूछा कि इसका अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर कब बैठा था? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 322 ईस्वी पूर्व में। याद है 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो भी याद रखिएगा 345, कितना? 345 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 322 में गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये कौन से धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म, भी याद रखिएगा जैन धर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, किस वेद में? तो याद रखिए अथर्ववेद में। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 4 वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका बी हो, यानी इब्न बतूता। याद रखिए इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने रहला नामक पुस्तक की रचना की थी। याद रखिए ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और ये कहाँ का निवासी है? तो याद रखिएगा इब्न बतूता कहाँ के निवासी है? तो आप लोग को पता होगा मोरक्को का। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है, दिए गए प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दीवान मुस्तखराज जो है फिरोज शाह तुगलक का नहीं है। फिरोज शाह तुगलक का नहीं है, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवान मुखराज विभाग का स्थापना किया गया था। बाकी सभी आपका दीवान खैरात, फिरोज शाह तुगलक, दीवान अर्ज बलबन, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को
हरम दल से मुक्त किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1562 ईस्वी। याद रखिए 1562 ईस्वी में उसने स्वयं को हरम दल से क्या किया था? मुक्त किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अलवर्दी खां। याद रखिए अलवर्दी खां के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो सिराजुद्दौला। याद रखिएगा सिराजुद्दौला। और प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो भी आप लोग को पता है 1764 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है किस गवर्नर जनरल के शासन काल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वारेन हेस्टिंग के शासन काल में ही 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा को स्थापित किया गया था। और प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध की अगर बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था कब? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बताइए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका संबंध किससे था? तो इसका झारखंड से संबंध था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है? तो बताइए किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्या कहा था? अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाला संस्था बताया था। तो ये सब कुछ चीजें जो है स्टेटमेंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। तो कब प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर आपका भी 1920 में। याद रखिए 1920 में इसको प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि भारतीय विद्रोह के कारण एक नाम है पुस्तक का, लेखक आपसे पूछ इसका लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। याद रखिए सर सैयद अहमद खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम पूछा जाए कि दोनों जो है कहाँ पर मिलते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये याद रखिए कर्णप्रयाग में मिलते हैं। याद रखिएगा कर्णप्रयाग में मिलते हैं। अगर हम रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग में कौन मिलते हैं? तो अलकनंदा और मंदाकिनी। याद रखिएगा, ठीक है, आई बात समझ में। अब एक होता है देवप्रयाग, एक होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन कौन मिलता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलते हैं देवप्रयाग में। तो ये सब कुछ जो चीजें आप लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, यानी कार्बन पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा काली मिट्टी में। याद रखिएगा काली मिट्टी में। और काली मिट्टी किस चट्टान से बनती है? तो बैसाख चट्टान से। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए ये बहुत ही क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, तो कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दक्कन पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है कि नंदा देवी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो याद रखिए बृहत हिमालय के भाग हैं। तो बृहत हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इस हिमालय की अगर हम बात करते हैं औसत ऊंचाई की, तो याद रखिएगा 6000 मीटर के आसपास होता है। इस हिमालय में यानी हिमाद्री हिमालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं? ते भी याद है कंचनजंगा होता है, नंगा पर्वत और नंदा देवी, ये सब जो है हिमाद्री हिमालय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? तो बताइए कितने लगते हैं? तो 4 लगते हैं। तो कौन कौन सा वो 4 कौन था? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। अगर इसमें भी आपसे पूछा जाएगा
कि मणिपुर भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो मणिपुर से ज़्यादा सटा हुआ तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है किसके साथ? तो म्यांमार के साथ। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कराकुम रेगिस्तान स्थित है। कराकुम रेगिस्तान कहाँ है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में। याद रखिएगा। अगर पूछे सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? सहारा रेगिस्तान, जो 11 देशों को टच करता है। ये कहाँ है? अफ्रीका में है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं? कौन सा झील जो है रूस में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा विनिपेग झील। बाकी ओनेगा झील, लाडोगा झील और बैकाल झील तीनों का तीनों क्या है? रूस में स्थित है। लेकिन विनिपेग झील जो है ये आपका रूस में नहीं। याद है कि रूस में नहीं बल्कि ये कहाँ है? ये कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पलाऊ। इसका राइट आंसर यानी पलाऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि पम्मा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ये केरल राज्य में। याद रखिएगा केरल राज्य में। ठीक है, एक और कभी कि पूछा जाता है गिरना सिंचाई परियोजना ये कहाँ थी? महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। याद है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज आदि जिले आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है रेखा समिति का संबंध किस कर से है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ये अप्रत्यक्ष कर से। याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर से। अब एक कभी कभी एग्जाम पूछता है वाचु समिति का संबंध जो किस कर से? तो वह प्रत्यक्ष कर से। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है भारत सरकार की कौन सी योजना यानी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? 2015 में शुरू नहीं किया गया यह आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुआ है, सागरमाला परियोजना 2015 में शुरू हुआ है, सुकन्या समृद्धि परियोजना 2015 में शुरू हुआ। लेकिन भारतमाला परियोजना जो है ये 2015 में नहीं बल्कि 2017 में शुरू हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए दूसरी पंचवर्षीय। याद देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई या राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। यानी राउरकेला के अलावा कौन कौन सा है? दुर्गापुर और भिलाई, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा तृतीय क्षेत्र के अंदर। इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर का नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सीधा सा डेफिनेशन है, याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रिवर्स रेपो दर उसको कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यहाँ पे संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो राइट आंसर आपका सी होगा 7वीं अनुसूची में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देखते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तावना में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? तो प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रस्तावना में कितने बार संशोधित किया? तो मात्र एक बार इसमें संशोधित किया गया। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब संशोधित यानी किस संविधान संशोधन के तहत इसको
संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है किस मौलिक अधिकार कलश सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है? तो बताइए 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद में आते हैं? तो याद रखिए 14 से 18 अनुच्छेद के अनुच्छेद में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे 34 कहता है किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। याद रखिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। याद रखिए 1978, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ों को और भी चेंजिंग किया गया था। पहले लोकसभा में के लिए 6 वर्ष था, लेकिन उसके बाद क्या किया, 5 वर्ष घटा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको घटा दिया गया था। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जीवी मावलंकर। इसका राइट आंसर हो, यानी जीवी मावलंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिए जीवी मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जून 2005। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पंचायत सचिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा इसको छोटा कर दूं, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, यहाँ पर दे रखा आपका उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा एक सही है? कथन कहता है कि संसद तथा राज्य विधान मंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कथन बी कहता है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन बी जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए ए और बी दोनों सही हैं, परंतु बी जो है बी सही स्पष्टीकरण नहीं। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 38 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? कब इसको मान्यता प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1949। इसका राइट आंसर हो, याद है 1949 इसका राइट आंसर हो, यानी 14 सितंबर 1949 को इसको मान्यता प्राप्त हुआ था। इसीलिए हर साल जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ये राष्ट्र सूची का विषय। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है हरित गृह, क्या कह रहा है यहाँ पे? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ आपसे पूछा गया, किसका अर्थ क्या होता है बताइए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। तो ये हो गया आपका इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लाभदायक कैसे? पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वो हम लोग के लिए क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। और हानिकारक कैसे है कि भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण है, जिससे टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये हो गया हानिकारक। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सुंदर वन में पाया। याद रखिए सुंदर वन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताइए यहाँ पर 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 1972 में। याद रखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में इसको पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल कितने धाराएं थे? तो 66 धाराएं थे, अभी याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? यानी यहाँ पर ये बताने कौन सी पुस्तक जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नेचर क्योर। बाकी भी सर्जन, द कोर्ट डांसर और गार्डनर, ये सब जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। तब नेचर क्योर जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1937 में पहली बार इनको नामित किया गया था। अच्छा, आप लोग को पता होना चाहिए कितने बार इसको नामित किया था, अभी याद रखिएगा। इनको नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया था, लेकिन एक बार भी इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। और लास्ट इनको कब नामित किया गया था? तो 1948 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ये वियना में। याद रखिए वियना में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लूना 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब उतरा था? तो भी याद रखिएगा 1968 में। याद है 1968 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका भी यानी उड़ीसा में। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है निम्नलिखित में कौन एक दुर्लभ अम्ल है? दुर्लभ अम्ल यानी वीक एसिड बताना है आपको। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा होता है? जिसमें नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 जो आपको क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन ये जो आपको दे रखा है जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसको मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है, ये क्या आपका दुर्लभ अम्ल है? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं था? कार्बन क्लोरोफिल का घटक है, हाइड्रोजन भी क्लोरोफिल का घटक है, मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल का घटक है, लेकिन कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। लेकिन घटक में अगर हम बात करें कि सबसे बेहद जरूरी कौन है क्लोरोफिल के लिए, तो सबसे जरूरी कौन होता है? यहाँ पर मैग्नीशियम होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है क्लोरोफिल का घटक कौन है, तो यहाँ पर आपका कैल्शियम अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यूरेनियम का अयस्क। याद है यूरेनियम का अयस्क है। ठीक, इसके अलावा होता है पीच ब्लेड भी जो होता है यूरेनियम का ही अयस्क होता है। ठीक, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें होता है डोलामाइट, इप्सम लवण, कर्नेलाइट, ये सब मैग्नीशियम का होता है। अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं कर्नेलाइट भी होता है और नाइटर भी होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है और उसके बाद कोरंडम होता है, क्रायोलाइट भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। बताइए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्लोरोफिल और ब्रोमीन हेलोजन वर्ग के तत्व में भी सही है। गोल्ड और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण, ये भी राइट है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, तो ये भी राइट है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा विलयन की सांद्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में
जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। याद रखिए मेथिल अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है पौधों के मूल और जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, बताइए किस क्रिया द्वारा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी यानी परासरण क्रिया द्वारा होता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है निम्न में से कौन सा लवक यानी प्लास्टिक फूलों और तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, इसका राइट आंसर हो यानी क्रोमोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं, कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं। तो याद है फ्लोएम में कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। पहले कौन कौन सा भाग होता है, चालिनी नलिकाएं क्लोरोफिल का फ्लोएम का भाग है। उसके बाद हम सहकोशिकाएं की बात करते हैं भी आपका फ्लोएम का भाग है। उसके बाद वांसटू तंतु की बात करते भी आपका फ्लोएम के भाग, लेकिन वाहिकाएं जो है ये फ्लोएम का भाग नहीं बल्कि ये जाइलम का भाग है। ठीक है, याद रखिए जाइलम का भाग है, तो यहाँ पर छटेगा कौन, तो आपका डी हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, तो कौन मदद करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट, याद है थ्रोम्बोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण रोग के उदाहरण है। संक्रामक रोग के उदाहरण ये बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मलेरिया, इसका राइट आंसर हो यानी मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। भैंस का नस्ल याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए किस क्षेत्र में ये पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये जनरली गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। पौधों की वृद्धि के नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऑक्सिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है। अगर ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, यानी ध्रुव हो गया, तो ध्रुव पे जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है यानी अधिकतम होता है। याद रखिएगा, आई विषुवत रेखा का जहाँ पर जी का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी यानी सर्वाधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा खोज किया गया है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। ये आपसे पूछा जा रहा है क्या अपरिवर्तित रहता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी अब फ्रीक्वेंसी जो क्या होता है यानी आवृत्ति क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। और साथ साथ दाब भी क्या होता है, अपरिवर्तित। दाब से फर्क ध्वनि पे नहीं पड़ता है, यानी दाब के घटने बढ़ने से ध्वनि के चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो। नंबर यहाँ पर 69 कहता है नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बोरोन का उपयोग किया जाता है, यानी बोरोन का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं आपको कैडमियम लिखा रहा है यानी सीड, यह भी याद रखिएगा, इसका भी उपयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 कहता है दिए गए विकल्पों में से कौन सदिश राशि का उदाहरण। देखिए सदिश राशि का उदाहरण नहीं पूछा है, तो पहले ही दे रखा कार जो एक सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि है, बल्कि त्वरण अब बल जो आपका सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर ध्वरोहर उत्सव का आयोजन किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा IIT खड़गपुर। अगर परम कामरूप पूछा गया तो IIT गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया। अगर परम आनंद को पूछा जाएगा तो ये IIT गांधीनगर में इसको स्थापित किया गया है। अगर पूछता परम गंगा जो है इसको कहाँ स्थापित किया तो IIT रुड़की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य बताना है? पहला स्टेटमेंट लिखा इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। 3 में लिखा डेनमार्क आइसलैंड क्रम से दूसरे और तीसरे पायदान पे हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में क्या दे रखा, तीनों का तीनों सही। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 2 3 यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का था भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी मिस्र के साथ राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इंदौर। याद है इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, जो मध्य प्रदेश का शहर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका सी यानी स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें बिहार का स्थान अंतिम नहीं बल्कि 16वां रैंकिंग, इसका रैंक कौन सा है? 16वां स्थान पे। पहला स्थान पे कौन है? तो कर्नाटक जो है पहले स्थान पे। ठीक है, तो ये आपका गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 13,7,25,310 याद रखिए। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुधा मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन बताइए, फीफा वर्ल्ड कप से दे रखा है, कहता है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है, ये बताना है। गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, ये स्टेटमेंट सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेस्सी को दिया, भी स्टेटमेंट सही है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, नहीं दूसरी बार नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। 3 बार ये जीता यानी तीसरी बार ये जीता, याद रखिए तीसरा बार ये जीता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। उसके बाद डी कहता है कि फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एजो फर्नांडिस को दिया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये कहाँ हुआ था? तो ये भी याद रखिए कतर में हुआ था, यानी दोहा में। ठीक है, याद रखिए इसमें ये किसको हराया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। अर्जेंटीना ने किसको हराकर फीफा विश्व कप 2022 जीता? कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 5 संसदीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। यहाँ पर राइट आंसर बताइए 83 का राइट आंसर क्या होता है? 83 का राइट आंसर पहला हो जाएगा न्यायमूर्ति KM जोसेफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया? तो राइट आंसर आपका बी यानी तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा
क्रिस हिम्किंस को चुना गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 कहता है प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेविस एलन चिपरफील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए अहमदाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित, आपको बताना है किसमें कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देखा है तो सी जो है आपका सही सुमेलित है। यानी तुरंगिया उत्सव कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर हम त्रिशूरपुरम उत्सव की बात करते हैं केरल में मनाया जाता है। खर्ची उत्सव की अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा में मनाया जाता है। और परशुराम कुंड महोत्सव की अगर हम बात किया जाती है अरुणाचल प्रदेश में इसको भी मनाया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 89 कहता है भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लक्ष्य कब तक रखा है? 89 का राइट आंसर आपका ये यानी 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 90 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, देबासी पांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम आने या थीम आपसे पूछा जा रहा है या विषय पूछा जा रहा है तो क्या? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोज द केयर गैप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अंकुला का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टेबल टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है टेबल टेनिस का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 93 कहता है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 93 का राइट आंसर आपका बी यानी जापान में किया। याद रखिए जापान में किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया तो कितना घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 70,000 यानी 7,06,845 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पहले स्थान पे कौन? सिंगापुर, मॉरिशस और UAE, इसका राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 90 आपका रहा, GK GS जो भी बोल सकते हैं, साइंस सब मिलाकर। और अब आपका 5 क्वेश्चन जो मैथ को है उसको भी हम आप लोगों के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका मसा आपको दे रखा है 15। तो दोनों संख्याओं का लसा, देखिए अगर आप लोग मैथ प्रैक्टिस किए होंगे, लसा मसा पढ़े होंगे, लघुत्तम सहप्रतक और महत्तम सहप्रतक, तो जब इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बस तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को 4 से यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर देने हैं ऐसे, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका लसा निकल कर आ जाएगा। तो 15 चौका 60 यानी 6 हो गया, 6 3 18 मतलब 180। बस इस क्वेश्चन को आप ओरली कर सकते हैं। ठीक है, पेन को भी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन 97 को देखिए, अगर आप बुक में देखिएगा, प्रैक्टिस बुक देखिएगा तो उसमें थोड़ा लॉन्ग किया हुआ, लेकिन वैसे नहीं बनाने इसको। देखिए 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 25। 25 को हमने लिख दिया, सम संख्या की बात कर रहा है और औसत हमेशा बीच में आता है। इसका मतलब हुआ 3 इधर होगा और 3 इधर होगा, औसत हमेशा बीच में होता है। सम संख्या के 25 के बाद यहाँ पे क्या होगा? 26, यहाँ 28, यहाँ पर 30 होगा। इधर कम करते हैं तो 24 होगा, 22 होगा, यहाँ पर 20 होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, ये आपको संख्या निकल गया 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पर 30 हो गया, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 20 हो गया, उसका अंतर पूछा तो दोनों का अंतर कर यानी 10। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 देखिए, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको a प्लस बी दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कुछ नहीं, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला अगर हम साइड को x मानते हैं तो वर्ग का विकर्ण आपका ये हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो a प्लस बी के बराबर। यहाँ से x को आप निकाल लीजिए, तो a प्लस बी बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो सीधा इसका स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर किए तो उसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और नीचे √2 था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब a प्लस बी को देखिए ऐसे दे रखा है नहीं, तो यहाँ इसको ब्रेक कीजिए, तो ब्रेक कीजिए तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आएगा, नीचे क्या आएगा आपका 2। तो इस 2 से जब ये कटेगा तो कुल मिलाकर ऐसे आएगा, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। तो यही आपका आंसर दे रखा है, यानी देखा है तो ऑप्शन यहाँ पर सी, 98 का ऑप्शन राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये आपको रीजनिंग दे रखा है, सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 13 के बाद 14, 22, 49, 113 से दे रखा है। ठीक है, बताइए खाली स्थान पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, बताइए। कुछ नहीं करना है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो यहाँ पर 1 का क्यूब इसमें ऐड हुआ, इसमें 2 का क्यूब, इसमें 3 का क्यूब, इसमें 4 का क्यूब, और यहाँ पर जो आएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना आएगा, 125, 113 जोड़ दीजिए तो 8, क्या आया, 8 आ गया, 3 आया और 2, यानी 238। राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, तो बस ऐसे क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की देखना है, बस किस तरह से बना, इजी है दम, ऐसे दम क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ठीक है, चलिए अभी देखिए क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो इसको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, ये सब दिमाग लगाने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डिजिट मोटा दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला दे रखा 6 और 8, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6 को जगह पर 8 लिखेंगे, 8 की जगह पर 6 लिखें तो शायद आंसर इतना आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, 6 के जगह पे 3, अगर हम 6 के यहाँ पर 3 कर दूं तो यहाँ पर 3 से गुना कर तो मतलब 300 से भी कम आएगा, बाकी सबको सॉल्व करने पे क्या 768 आएगा। तो ऐसे सोचना है, तो ये ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, नहीं होगा। 2 और 3, देखिए क्या 2 और 3 को चेंज कीजिए, यहाँ पर 2 और 3, अगर हम 2 के जगह पे 3 कर दूं और 3 के जगह पे 2 कर दूं तो ये भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3, यहाँ 8 भागा 3 हो जा रहा, तो ये भी आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डी को देखिए, 96 को 8 से कन्वर्ट, यानी देखिए सबको हटा रहे हैं, 96 के जगह पर 8 लिखेंगे तो लो, ये तो और नहीं होगा, या और 768 नहीं हो। तो बस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यही होगा, यानी 6 के जगह पर 8 लिख दे, बाकी आप सॉल्व कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर इतना ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, जिस तरह से क्वेश्चन उसी तरह से हम उसको देखेंगे ऑप्शन से बनने लायक है तो ऑप्शन से इसको बना देना, यानी कि नंबर को फिट करेंगे इस तरह से, देख लेना है कौन नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन जो आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अगर ज़बरदस्त लगे तो प्लीज़ लाइक को जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।